हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. यस, गुड आफ्टरनून श्रेया सिंह, श्रुतिका. गुड आफ्टरनून करिश्मा. यहां पर YouTube पर क्या मैं लाइव हूं? यस, मैं YouTube पर भी लाइव आ गया हूं. सो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. हम अपना एम रिवाइज करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, और उसी के बेसिस पर हम अपनी क्विज स्टार्ट करेंगे. गुड आफ्टरनून प्रिया, वानी, अंश, सृष्टि, सहिति, वेरी गुड, जीनल, प्रतीक, प्रियांशी, जीनत, करिश्मा. हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो यही हमारा एम है और इसी एम के बेसिस पर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का. ठीक है, तो डिस्कशन से पहले लेकिन हम लोग अपनी क्विज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो भी पढ़ा था उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. यस, कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. आज तो हम लोगों को ये क्लैरिफिकेशन वाला करना है. ठीक है, आज हम लोगों को ये क्लैरिफिकेशन करना है. चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विज. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विज. What is considered supply under para 3 of schedule 1? Para 3 of schedule 1. Supply of services by a principal to his agent with consideration. Supply of goods by a principal to his agent without consideration. Supply of goods by an agent to his principal with consideration. None of the above. बताओ, कम ऑन, क्या कहेंगे आप लोग? ए, रौनक कह रहे हैं ए, डिपिंकी कह रही है ए. ओके, प्रिया ए, करिश्मा ए, बीना ए, मुस्कान ए, जीनल ए, पूर्विता ए. वेरी नाइस. ओके, प्रथम कह रहे हैं बी. ओके, तो बिल्कुल सही कहा प्रथम आपने. जिन लोगों ने भी ए कहा वो गलत है. ठीक है, प्रथम, श्रेया, अंश, जीनत, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि पहले वाले में विद कंसिडरेशन है. जो ऑप्शन ए है उसमें विद कंसिडरेशन है. यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन. तो शेड्यूल वन में जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको सप्लाई तभी मानेंगे अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो रही है. तो यहाँ पर पैरा 3 के अंदर प्रिंसिपल टू एजेंट का ट्रांसफर या वाइस वर्सा वाला जो भी ट्रांसफर है वो विदाउट कंसिडरेशन होगा, तभी उसको सप्लाई माना जाएगा. ठीक है, गुड आफ्टरनून आदित्य. तो द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1? सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. सप्लाई ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. सप्लाई ऑफ गुड्स with consideration between principal and agent. All of the above are covered. Which of the following is not covered? इनमें से कौन सी चीज कवर्ड नहीं है? बताओ. सी और बी दोनों, बी और सी दोनों इसमें कवर्ड नहीं है. ठीक है, इनमें बी भी कवर्ड नहीं है, क्योंकि बी में क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन. तो हम लोगों ने पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में साफ साफ लिखा था कि बी और सी दोनों ही कवर्ड नहीं है. मतलब साफ साफ हम लोगों ने देखा था कि ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड. अगर प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो सिर्फ वही यहां पर कवर किया जाएगा. ठीक है, सिर्फ वही यहां पर कवर होगा. सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहां पर कवर्ड बिल्कुल भी नहीं है. ठीक. तो तीसरी चीज जो ऑप्शन सी है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स विद कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो वो भी यहां पर कवर्ड नहीं होगा. कायदे से मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें एक एक करेक्ट आंसर होता है. राइट, तो एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहां पर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं. आई वांटेड टू मेक अ डिस्टिंक्शन. ठीक है, आई वांटेड टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि देखो गुड्स भी है, सर्विसेज भी है. तो अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तब तो वो शेड्यूल 1 पैरा 3 में आ रहा है. अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो शेड्यूल 1 पैरा 3 में नहीं आएगा. और अगर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो पैरा 1 शेड्यूल 3 में नहीं, सॉरी, शेड्यूल 1 पैरा 3 में वो भी नहीं आएगा. Next question. What is the deciding factor for the principal-agent relationship to fall under para 3 of schedule 1? Whether the agent is a physical office, whether the invoice for the further supply of goods is issued by the agent, whether the principal has a global presence, the amount of consideration involved. Come on, ये तो बहुत ही simple है. ये तो बहुत ही ज्यादा simple question है. Come on everyone. This is extremely simple question. Absolutely correct. एवरीबडी, सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि जो एजेंट आगे सप्लाई करेगा वो उसकी इनवॉइस कौन बना रहा है. अगर उसकी इनवॉइस एजेंट ही बना रहे हैं तब ठीक है. अगर उसकी इनवॉइस प्रिंसिपल बना रहे हैं तो फिर वो शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर फॉल नहीं करेगा. नेक्स्ट,
If an agent procures goods and invoices issued directly to the principal, does this fall under para 3 of schedule 1? अगर एजेंट गुड्स लेता है लेकिन इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को इशू होती है, तो डज दिस फॉल अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1? यस ऑलवेज, नो इट डज नॉट, ओनली इफ द एजेंट इज अ डेल क्रेडिट एजेंट या ओनली इफ द गुड्स आर सर्विसेज. ओके, ऑलराइट, वेरी गुड. श्रेया सिंह कह रही है नो. जीनल, धात्रिका, करिश्मा, आदित्य, अंश, सहिति, अर्शदीप कौर, डिपिंकी, बीना, रौनक, वेरी नाइस. ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट, तो नो इट डज नॉट. नेक्स्ट, डेल क्रेडिट एजेंट वाला आप जाने दो अभी. Does import of services for consideration by a related person without a business purpose qualify as a supply under section 7? Does import of services for a consideration by a related person without a business purpose qualify as a supply under section 7? Import of services हो रहा है, related person से हो रहा है, लेकिन business purpose नहीं है. No, it does not. ठीक है, नो इट डज नॉट, क्योंकि बिजनेस पर्पस होना. डज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन है, सॉरी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन है, मुझे लगा विदाउट कंसिडरेशन है. आप में से भी कई सारे लोगों को लगा विदाउट कंसिडरेशन, इसलिए आप लोगों ने बी किया. तो यस इट, यस ऑलवेज. ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है फॉर अ कंसिडरेशन तब तो वो शेड्यूल सेक्शन 7(1)(b) में आ गया. तो इसलिए यस इट ऑलवेज फॉर्म्स अ सप्लाई, इट ऑलवेज क्वालिफाइज एज अ सप्लाई. ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, उसमें कंसिडरेशन है, अब चाहे वो रिलेटेड पर्सन से हो चाहे ना हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इसको हमेशा सप्लाई माना जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट क्षितिज कुमार, सेक्शन 7 क्लॉज 1B. एक्चुअली इट्स सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज B. ठीक है, सेक्शन 7(1)(b). नेक्स्ट, इफ गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी आउटसाइड इंडिया टू अनदर इन इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, इज इट कंसिडर्ड अ सप्लाई? Yes, if it's in the course of furtherance of business. No, under no circumstances. Only if the goods are perishable. Only if the goods involve international shipping. बताइए, if goods are sent from one establishment of a company outside India to another in India without consideration. A, आप लोग कह रहे हो yes if it's in the course of furtherance of business. देखो यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से मिस हो गई. इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी ना कभी भी हमारी. जो आप शेड्यूल 1 पैरा 4 सोच रहे हो, आप लोग शेड्यूल 1 पैरा 4 सोच रहे हो कि अच्छा अपनी ही डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट से लिया हमने और बिजनेस पर्पस है, राइट, विदाउट कंसिडरेशन. आप लोग सब शेड्यूल 1 पैरा 4 सोच रहे हो, लेकिन वहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, वहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है. ठीक है, तो वहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, तो ये इसका आंसर यहां पर भी गलत टाइप्ड है. इट विल बी नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, राइट. तो अगर गुड्स आपके पास आ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो फिर इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस. इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्योंकि ये गुड्स है. ठीक है, नेक्स्ट, अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट्स इन सेवरल कंट्रीज. इट हैज अ हेड ऑफिस इन यूएसए एंड अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया. द हेड ऑफिस प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस विदाउट चार्जिंग एनी फीस. कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ एज पर द डॉक्यूमेंट, हाउ शुड दिस ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड? As a supply, since services are provided by a related person outside India without consideration. Not a supply, since there is no consideration involved. As a supply, only if the services are directly related to the business operations of the branch office. Not a supply, because international transactions between head office and branch office are exempt. कई सारे लोग यहां पर बी बोल रहे हैं, काफी कंफ्यूजन है दोस्त, बहुत सारा कंफ्यूजन है. तो द करेक्ट आंसर इज ए, सप्लाई तो होगा ना. ठीक है, सप्लाई होगा ना, रिलेटेड पर्सन है. ठीक, और ये तो यहां पर लिखा ही हुआ है, द हेड ऑफिस प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस. अब मैनेजमेंट सर्विसेज हैं तब तो वो जाहिर सी बात है ना, दैट विल बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. एंड इफ दोस सर्विसेज विल बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब तो ये होगा ना रिलेटेड पर्सन से लिया आपने, रिलेटेड पर्सन ही हो गया ना, अपनी ही हेड ऑफिस. हेड ऑफिस अगर बाहर है और ब्रांच ऑफिस इंडिया में, और ब्रांच ऑफिस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बाय रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहां तक क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. A manufacturer appoints an agent to sell its products. The agent sells the products without taking title to them and charges the commission based on the sales. The invoice is issued in the name of the manufacturer directly to the customers. How does this arrangement affect GST implications under para 3 of schedule 1? The arrangement does not constitute a supply since the agent does not take title to the goods.
It constitutes such supply from the manufacturer to the agent as the agent is acting on behalf of the manufacturer. The arrangement is not considered a supply under GST as the invoice is issued in the name of the manufacturer. It is considered a supply, but GST implications are based solely on the commission charged by the agent. क्या कहेंगे आप लोग? ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि एजेंट जो है अपने नाम पर इनवॉइस नहीं इशू करवा रहे, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पर इशू हो रही है, तो इसलिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। राइट, करेक्ट आंसर इज सी। An artist appoints an auctioneer to sell a painting. The auctioneer sells the painting and issues the invoice in his own name to the buyer. The painting is delivered to the buyer directly from the artist's studio. Considering the GST provisions, how is this transaction treated? As a supply from the artist to the auctioneer, since the auctioneer issues the invoice in his own name. Not a supply because the artist retains ownership until the sale is finalized. As a supply from the auctioneer to the buyer only with no GST implications for the artist. Not as a supply since the transaction is considered a consignment sale. A, as a supply from the artist, ये एकदम सही है, मतलब इसमें क्योंकि ऑक्शनियर ने अपने नाम पर बिल बनाया तो एकदम सही है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके, चलो बढ़िया, तो लेट्स मूव ऑन देन, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, एक बार फिर से अपना एम रिवाइज करेंगे, दैट इज हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज। हम लोगों को करना है हाईएस्ट, हम लोगों को लाने हैं हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन और हम लोगों को करनी है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, और उसी के बेसिस पर हम अपनी आज की क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शेड्यूल 2 से इंट्रोड्यूस करवाया था। शेड्यूल 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास एक बार सेक्शन 7(1) सेक्शन 7(1) के हिसाब से पता चल जाता है कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं, तो उसके बाद जो सब सेक्शन 7(1)(a) है, सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 1(a) है, वो बताता है कि हम बताएंगे कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले बहुत सारी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे लिटिगेशंस होते थे, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई वगैरह वगैरह। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बेस्ड ऑन द लिटिगेशंस दैट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, based on the litigations that used to happen earlier. ठीक है, 1 मिनट रुकना आप। Alright, so based on the litigations that used to happen earlier, एक शेड्यूल 2 बनाया गया जिसमें कई सारी चीजें मेंशन हुई कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अब इसमें सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन फ्रीज है, अब स्क्रीन आ रहा है, तो अगर आपके पास यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स हो रहा है तो इसको हम लोग कहते थे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको कहते थे सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स हो रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल देयरऑफ, तो इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स अंडर एन अरेंजमेंट जिसमें आपको पेमेंट, जिसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास एट अ फ्यूचर डेट, जब आप सारा का सारा पेमेंट कर दोगे, तो इसको भी बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हम लोगों ने बात की थी लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड, अगर आप उसको किराए वगैरह पर देते हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। तो एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, दिस विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी लीज और बेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, any lease or letting out of building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce wholly or partly, इसको भी हम लोग बोलेंगे supply of services। फिर हम लोगों ने बात की थी any treatment or process which is applied to another person's goods, इसको भी हम लोग बोलेंगे supply of services। फिर हमने बात की थी goods forming part of the business assets are transferred or disposed of by under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, इसको भी बोलेंगे supply of goods। फिर हमने बात की थी गुड्स हेल्ड या यूज फॉर बिजनेस यूज आर पुट टू प्राइवेट यूज एंड आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज और एनी पर्पस अदर दैन बिजनेस बाय या अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ये होगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप इफ यू सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जिस दिन आप टैक्सेबल पर्सन सीज हो गए उससे पहले आपके पास जितने भी गुड्स हैं जिन पर आप आईटीसी ले चुके हो उनको मान लिया जाएगा कि वो गुड्स आपके बिक गए और इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। फिर जो पैरा 5 था इसमें बहुत सारी चीजें थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
construction of a complex building, civil structure or part thereof, supply of service. Temporary transfer or permitting use or enjoyment of any intellectual property right, supply of services. Development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software, supply of services. Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. इस चीज पर कल हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। एक तो होती है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एक होती है टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और एक होती है टू डू एन एक्ट, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स देखे थे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये था नॉन कम्पीट अग्रीमेंट। अगर कल को सपोज आप में से सीए बनने के बाद कोई मुझसे कहता है कि सर मैं तो सीए इंटरमीडिएट का टैक्स पढ़ाऊंगा, तो मैं तो डर जाऊंगा। अब मैं अगर डर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को पैसे दूंगा कि भाई तू सुन, पैसे रख लेकिन टैक्स मत पढ़ा, तो आप पैसे लेकर मान जाओगे। ये जो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट हुआ, तो नाउ यू आर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तो ये जो मैं आपको पैसे दूंगा इस पर मुझे आपको जीएसटी भी देना होगा, क्योंकि इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर हम लोगों ने दो और एग्जांपल्स दिए थे। एक एग्जांपल तो मैंने दिया था कि बिल्डर जो है वो मान जाता है कि चलो ठीक है मैंने 15 माले की बिल्डिंग बनाने का सरकार से परमिशन लिया है, लेकिन क्योंकि आपकी धूप पे असर पड़ेगा तो इसलिए मैं 15 की जगह 10 ही माले की बिल्डिंग बनाता हूँ, राइट, और इसके लिए आप मुझे पैसे दे दो। तो 15 स्टोरीज की जगह 10 स्टोरीज की बिल्डिंग बनाने के लिए वो बिल्डर मान चुका है। तो दिस इज अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तीसरा हम लोगों ने कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हो रहे हैं वो स्कूल की वजह से मान जा रहे हैं कि चलो ठीक है हम स्कूल आवर्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगर स्कूल आवर्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो फिर स्कूल उसको पैसे देगा, स्कूल कंस्ट्रक्शन वाले को पैसे देगा कि चल ठीक है यार तू स्कूल आवर्स में कंस्ट्रक्शन मत कर, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ये देखो, नॉन कम्पीट अग्रीमेंट, builder refrains from constructing to provide sunlight to the neighbors, contractor refrains from construction during school hours, ठीक। आगे चलते हैं। agreeing to the obligation to tolerate an act or a situation, ठीक है। tolerate an act or a situation, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं देखो। This would include activities such as a shopkeeper allowing a hawker to operate from the common pavement in front of his shop against a monthly payment by the hawker. अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों की ना पहले एक मेडिसिन शॉप होती थी, एक फार्मेसी शॉप होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी। तो हम लोगों की पहले एक मेडिसिन शॉप होती थी। उस मेडिसिन शॉप में क्या होता था कि एक दिन एक कोई बंदा आया और उसने बोला कि देखिए आपकी दुकान के बाहर जो एक पेवमेंट है, आपकी दुकान के बाहर वाला जो एरिया है, हम वहां पर अपना ठेला लगाना चाहते हैं, हम वहां पर अपना ठेला लगाना चाहते हैं, यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक्स बेचेंगे, यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक्स बेचेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन इसके लिए आप हमें परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारी दवाई की दुकान के सामने कोई कुछ भी लगाएगा तो फिर वो इरिटेशन होगी और फिर हम लोग उसको मना करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, पहली बात तो आप अपनी दुकान से बिजली का तार दे दीजिए हमको, उसका पैसा देंगे, और ये आप अपनी दुकान के सामने हमें अपना ठेला लगाने दीजिए, हम उसका भी आपको पैसा देंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। अब क्योंकि हम उसने हमें पैसा दिया है तो अब मैं टॉलरेट करूंगा, उसकी इस एक्ट को मैं टॉलरेट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर आएगा, ठीक है। This would include activities such as a shopkeeper allowing a hawker to operate from common pavement in front of his shop against a monthly payment by the hawker, or an RWA tolerating the use of loudspeakers for early morning prayers by a school located in the colony, subject to the school paying an agreed sum to the RWA as compensation. अब इसमें क्या होता है, ये भी मेरे घर की कहानी है। तो प्रयागराज में जहां पर मेरा घर है उसके सामने एक स्कूल है, राइट। अब स्कूल पे सुबह सुबह वो लोग असेंबली करते हैं, लाउड स्पीकर पर असेंबली होती है। अब लाउड स्पीकर पर असेंबली होती है तो फिर वो सोसाइटी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, राइट। तो हम लोगों ने स्कूल से बात की, हमने स्कूल से बात की कि सुनिए ये आप लोग इतना लाउड स्पीकर पे चलाते हैं, उसको लाउड स्पीकर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, कुछ करिए। तो स्कूल वालों ने कहा कि देखिए हम तो कम नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, आप सह लीजिए इसको, हम आपको इसके बदले में पैसा दे देते हैं। तो अब जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो सह रही है कि चलो ठीक है, सुबह सुबह अगर थोड़ी सी नींद हमारी खराब भी हो रही है तो कोई बात नहीं, अरे चलो ठीक है। तो इस टाइप की चीज है। तो अब यहाँ पर इन्होंने पैसे लेकर इस चीज को सह लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन के दो एग्जांपल्स देखे, ठीक है। टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन के दो एग्जांपल्स यहाँ पर देखे कि शॉपकीपर अलाउज हॉकर टू सेटअप हिज शॉप इन द पेवमेंट ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है। अब ये सेटअप करने की परमिशन दे रहा है कि भाई पेवमेंट पर सेटअप कर लो। और दूसरा है RWA टॉलरेटिंग मॉर्निंग प्रेयर साउंड्स बाय नेबरिंग स्कूल।
ठीक है, RWA ने कहा कि जो भी आपके स्कूल वूल की चीजें, स्कूल में जो भी आपकी प्रेयर वगैरह हो रही है उसकी आवाज को हम सह लेंगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हुआ इसका, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। ठीक है, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन का ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरी चीज हमारे पास आती है टू डू एन एक्ट। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आती है टू डू एन एक्ट, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। उसका एग्जाम्पल क्या है? This would include the case where an industrial unit agrees to install emission for zero commission equipment for zero emission or discharge at the behest of the RWA on a neighboring residential complex against a consideration paid by such RWA, even though the emission or discharge from the industrial unit was within permissible limit and there was no legal obligation upon the individual to do so. अब हुआ क्या कि मकान के बगल में कोई तो एक फैक्ट्री थी। अब उस फैक्ट्री की चिमनी में से धुआं निकल रहा था, जैसे हम लोगों ने बचपन में सोशल स्टडीज की किताबों में देखा है कि फैक्ट्री की चिमनी में से धुआं निकलता है। अब जो धुआं निकल रहा था वो एनवायरनमेंट को तो नुकसान करेगा ही, हवा, आसपास की हवा खराब होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उन लोगों ने जाकर उससे रिक्वेस्ट की कि देखिए आप फैक्ट्री चला रहे लेकिन आपका दिन भर उसमें से धुआं निकलता रहता है। अब अगर आपका दिन भर धुआं निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे कैसे, हमारा तो सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो उसने, फैक्ट्री वाले ने कहा कि सर जितना धुआं निकल रहा है उससे आपके सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जितना एमिशन निकलना चाहिए जो सरकार की तरफ से परमिसिबल है हमने उतना ही निकाला है, उससे ज्यादा हम नहीं निकाल रहे। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं निकाल रहे। तो RWA वालों ने कहा कि अरे आप बात समझिए, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, हमारे यहाँ बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, बच्चों को ऐसे ही छोटी उम्र में अगर आजमा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, और बुजुर्ग बेचारे खांस खांस के ही परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप एक काम करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको पैसा वैसा भी दे देंगे, आप एक जीरो एमिशन या जीरो डिस्चार्ज डिवाइस लगा लीजिए। आप एक जीरो एमिशन या जीरो डिस्चार्ज डिवाइस लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी फैक्ट्री का जितना भी धुआं होगा वो सारा का सारा धुआं वो जीरो एमिशन या जीरो डिस्चार्ज डिवाइस अपने अंदर सोख लेगा, और उसके बाद बाहर की हवा में कोई भी गंदगी नहीं आएगी। ठीक है, और ये काम करने के लिए हम आपको कुछ और पैसा भी दे रहे हैं। तो नाउ दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। तो नाउ द RWA विल डू दिस एक्ट। ठीक है, अभी तक RWA ने अभी तक RWA मना कर रहा था, लेकिन अब इन लोगों ने कहा नहीं हम आपको पैसा देंगे। तो अभी तक ये फैक्ट्री वाले मना कर रहे थे, तो RWA ने कहा कि नहीं हम पैसा देंगे आपको। तो ना अब फैक्ट्री वाले मान जाएंगे। तो अब अगर फैक्ट्री वाले मान जाते हैं तो दिस विल बी एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। तो ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट का हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फैक्ट्री अग्रीइंग टू इंस्टॉल जीरो एमिशन इक्विपमेंट। ठीक है, फैक्ट्री अग्रीइंग टू इंस्टॉल जीरो एमिशन इक्विपमेंट। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के 3 एग्जांपल्स थे। नॉन कंपीट अग्रीमेंट कि भाई तू मेरी जगह पर, सखाराम आत्माराम वाला क्वेश्चन कि तू मेरे एरिया में केबल सर्विसेज सप्लाई मत कर, नॉन कंपीट अग्रीमेंट। नेक्स्ट, बिल्डर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग टू प्रोवाइड सनलाइट टू द नेबर्स कि भाई 15 माले की जगह 10 ही माले की बिल्डिंग बनाओ। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कंस्ट्रक्शन का काम मत करो, बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये भी आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया आपका, ये तीनों एग्जांपल्स हो गए अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के। उसके बाद अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन के हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखे। एक तो शॉपकीपर ने अपने पेवमेंट पर एक हॉकर को, एक ठेले वाले को अपना ठेला लगाने के लिए परमिट कर दिया, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सुबह सुबह स्कूल में जो प्रेयर्स वगैरह होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसकी आवाज को टॉलरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज हम लोगों ने देखी, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि फैक्ट्री अग्री कर ले रही है कि हम अपनी फैक्ट्री में जीरो एमिशन इक्विपमेंट लगा देंगे, इवन दो जितना एमिशन हमारी फैक्ट्री से हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही है। राइट, क्या इन तीनों ही केसेस के आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझ में आ गए? इन तीनों ही केसेस के आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आए? फटाफट से बता दो, मेरे फटाफट से कंफर्म कर दो, क्या एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आए? कंफर्म करो फटाफट से, क्या इन तीनों ही केसेस के एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आए? यस, विनय, अल्फिया, वेरी गुड। ठीक है, धात्रिका, क्षितिज, सहिति, करिश्मा, आर्ची, श्रेया, जीनत, साक्षी, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। ये तीनों केसेस के, इन तीनों ही केसेस के आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें हो रही थी जिसके बेसिस पर, जिसका क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो इन एक्टिविटीज को क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी वो आप लोग देखोगे। ठीक है, पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो 2 कंडीशंस हैं, इन 2 कंडीशंस को हम लोग देखेंगे।
और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस को कि इनको सप्लाई मानना है या इनको सप्लाई नहीं मानना है। तो सबसे पहली बात क्या क्या कंसिडरेशंस करनी होंगी, तो आओ देखो। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, सिर्फ ऐसे पैसे दे देने से सप्लाई या नॉन सप्लाई डिटरमिन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पैसे दे देने से सप्लाई या नॉन सप्लाई डिटरमिन नहीं होगा। अगर शॉपकीपर कह रहा है कि हाँ ठीक है ठेले वाले तुम मेरी शॉप के पेवमेंट पर अपना ठेला लगा लो, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शॉपकीपर एंड द ठेला वाला। ठीक है, अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कह रहा है कि चलो ठीक है तुम सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स करो, असेंबली करो, हम सह लेंगे, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। In other words, one of the parties to such agreement या contract, the first party must be under a contractual obligation to either refrain or tolerate or do। ठीक है, तो ये contractual obligation होनी चाहिए, सिर्फ ये एवं ही नहीं चलना चाहिए। तो ये this should be a contractual obligation कि I will refrain from doing this, I will tolerate that if you do this, or I will do this। Such contractual agreement must be independent arrangement in its own right। अब ये independent arrangement होना चाहिए, किसी और contract के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। Such arrangement या agreement can take the form of an independent standalone contract or may be part of another contract। फिर इन लोगों ने बोला कि या तो लेकिन contract का भी अगर पार्ट बन रहा है, या तो आप standalone contract बनाओ या फिर आप अपने contract में specifically इस चीज को मेंशन करो कि मैं आपसे सहने के, मैं आपसे रिफ्रेन करने के, या मैं आपका ये वाला काम करने के लिए मैं आपसे इतना पैसा एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ठीक है, तो या तो इसके लिए आप स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट। ये सच कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट इन इट्स ओन राइट का मतलब क्या हो गया कि इसके बारे में स्पेसिफिकली अलग से बात होनी चाहिए। अब अगर हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो या तो इस चीज के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर इस चीज के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को बंडल अप कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। Thus, a person can be said to be making a supply by way of refraining from doing something or tolerating some act or a situation to another person, the second person, if the first person was under an obligation to do so and then performed accordingly। तो ये तभी कहा जाएगा कि हाँ मैं कोई काम करने से रिफ्रेन कर रहा हूं, या मैं कोई काम टॉलरेट कर रहा हूं, या मैं कोई सिचुएशन टॉलरेट कर रहा हूं। ये वाली चीज तभी कही जाएगी अगर मैं ये सारी चीज किसी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैं सहता रहूं, सरकार को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे भी उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, such a contract cannot be imagined or presumed to exist just because there is a flow of money from one party to another। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि अरे हाँ यार वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, देखो ना पैसा दिया हुआ है, तो जस्ट सिर्फ पैसा देने से ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। डन। There must be an expressed or implied promise by the recipient of money to agree to do or abstain from doing something in return for the money paid by him। Consideration must flow in return to this contract or agreement। Some consideration must flow in return from the other party to this contract or agreement, the second party to the first party for such refraining or tolerating or doing। ठीक है, कंडीशंस हम लोगों ने देख ली कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इसको मानेंगे कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस पर आ रहे हैं। ठीक, अब देखो कई बार आपको इन स्पेसिफिक केसेस में बहुत ज्यादा लॉजिक लगेगा कि हाँ यार बात तो एकदम सही हो रही है, और फिर थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी देर बाद थोड़े से और स्पेसिफिक केसेस आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार ये तो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन अब हमें उसमें कुछ नहीं करना है। अगर इसने बोला कि ये सप्लाई है तो सप्लाई है, इसने बोला ये सप्लाई नहीं है तो सप्लाई नहीं है। जो लॉजिक ये देगा हम उस लॉजिक को जहां तक हो सकेगा समझेंगे, नहीं तो उसको याद कर लेंगे। ठीक है, इनिशियली आपको बहुत आराम से लगता रहेगा कि सर सब तो लॉजिकल है, आप तो बेकार में ही बोल रहे थे। ठीक, देखो सबसे पहली चीज है लिक्विडेटेड डैमेजेस। सबसे पहली चीज है लिक्विडेटेड डैमेजेस। It is common for the parties entering into a contract to specify in the contract itself the compensation that would be payable in the event of the breach of the contract। ठीक है, मतलब ये बहुत ही कॉमन है कि कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा रहता है कि अगर आपने सपोज ये वाली चीज नहीं दी तो हम आपको क्या उसके बदले में कॉम्पनसेट करेंगे। Black Law's dictionary defines liquidated damages as cash compensation agreed to by a signed written contract for breach of contract payable to the aggrieved party।
तो यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या हो जाता है? सपोज अभी आपने अड्डा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की या डायरेक्ट टैक्सेस की या पूरे के पूरे टैक्सेशन की आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी फॉर May 25, September 25 एंड January 26। ठीक है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया अड्डा के साथ। अब अगर मान लो बीच में कुछ ऐसा होता है कि मैं ये क्लासेस लेना बंद कर देता हूं, ठीक है, मान लो बीच में कुछ ऐसा होता है कि मैं ये क्लासेस लेना बंद कर देता हूं, तो आपका तो डैमेज हो जाएगा ना, तो आपको उसके लिए अड्डा वाले पैसे देंगे। ठीक है, आपको उसके लिए अड्डा वाले पैसे देंगे। तो यहां पर यही बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो कैश कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि आप अग्रीव्ड पार्टी होगे, आप अग्रीव्ड पार्टी देखोगे। अब देखो, अब ये लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, ये बात अलग है। कैसे बात अलग है, क्या क्या चीजें, आओ देखो। इट इज आर्ग्यूड दैट परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये माना गया कि यार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। Liquidated damages cannot be said to be a consideration received for tolerating the breach or non-performance of the contract, right? They are rather payments for not tolerating the breach of the contract. ठीक है, अब यहां पर आप इनका लॉजिक समझना, और ये लॉजिक एकदम सही है, ये लॉजिक एकदम सही है। लॉजिक क्या कहता है कि भाई आप क्या चाहते हो, जब आप अड्डा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आए, जब आपने टैक्सेशन की क्लासेस खरीदी, तो क्या आपके मन में ये था कि अरे कितना मजा आए अगर निशांत सर बीच में अड्डा 24/7 छोड़ के चले जाएं, अरे कितना मजा आए अगर निशांत सर बीच में क्लासेस पढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि हमें फिर अड्डा 24/7 से लिक्विडेटेड डैमेजेस में बहुत सारा पैसा मिलेगा। क्या आपके दिमाग में ये वाली चीज थी? ऑफ कोर्स नॉट। आपके दिमाग में क्या था कि मेरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस वाली चीज है वो भी आपने इसलिए करी कि अड्डा बिकम्स ऑब्लिगेटेड, जिससे वो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाए। ठीक है, अड्डा मेरे पीछे पड़े और मुझसे कहे कि नहीं भाई निशांत, इस सिलेबस तो आपको कंप्लीट करने पड़ेगा, आप ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा होता है तो अड्डा इज बाउंड टू पे यू समथिंग। तो आप ये पैसा लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों ले रहे हो अड्डा से? इस चीज को टॉलरेट करने के लिए या इस चीज को टॉलरेट ना करने के लिए? तो यहां पर ये लॉजिक दिया गया है कि आप ये पैसा लेते हो इस चीज को टॉलरेट ना करने के लिए। तो अगर टॉलरेट करने के लिए लेते तब तो सप्लाई होता, लेकिन अगर आपने नॉन टॉलरेंस के लिए लिया तो क्या वो सप्लाई होगा? the answer is no। क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर आपने लिया तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि आपने एक सर्विस प्रोवाइड की ऑफ टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन? the answer is no। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज स्टिपुलेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर परफॉर्मेंस, एंश्योर करने के लिए कि परफॉर्मेंस हो रही है, एंड टू डिटर नॉन परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस को रोकने के लिए, अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को रोकने के लिए, डिलेड परफॉर्मेंस को रोकने के लिए। ठीक है, liquidated damages are a measure of loss and damage that the parties agree would arise due to breach of contract। तो liquidated damages है क्या? देखा जाता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो आपको कितने पैसों का लॉस होगा, तो वही है liquidated damages। They do not act as a remedy for the breach of contract। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने का की भरपाई नहीं है ये। ठीक है, दिस इज नॉट अ भरपाई ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर बीच में छोड़कर चला जाता हूं और अड्डा 24/7 आपको आपकी पूरी फीस रिफंड कर देता है या मे बी आपको डबल फीस रिफंड कर देता है, तो इज दिस ओके? Is this okay? Of course not, right? क्योंकि आपका मेन एम क्या है? Why did you purchase my classes? You purchased my classes because you had to appear for May 25 exams, or you had to appear for September 25 exams, or you had to appear for January 25 exams, or January 26 exams. ठीक है, तो यहां पर अगर आपको मैं पढ़ाना बीच में बंद कर देता हूं तो अड्डा आपको चाहे कितना भी पैसा दे दे, विल दैट एवर बी कॉम्पनसेटरी इनफ? नो। व्हाई नॉट? क्योंकि आपका टाइम इतना सारा वेस्ट हो चुका होगा जितने टाइम में मैंने आपको पढ़ाया। अब आपका एग्जाम पास आ चुका होगा और अब आपको किसी दूसरे टीचर को ढूंढना होगा, उनके पूरे सिस्टम को समझना होगा और उनके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो कैन वी से कि लिक्विडेटेड डैमेजेस आर अ रेमेडी टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नॉट एट ऑल। लिक्विडेटेड डैमेजेस सिर्फ कॉम्पनसेटरी नेचर के हैं, वो रेमेडी नहीं है। तो liquidated damages do not act as a remedy for breach of contract। They do not restitute the aggrieved person। उससे आपको restitution का मतलब होता है कि आपको कोई उससे राहत नहीं मिलती है। ठीक है, a contract is entered into for execution and not for its breach। तो वही बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंसान कब एंटर करता है? जब उसको वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो। वो नहीं चाहेगा कभी भी कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दे सामने वाली पार्टी तो मैं उससे डैमेजेस क्लेम करूंगा, नहीं। ठीक है, they do not rest, ये हो गया a contract, ये हो गया। the liquidated damages or penalty are not for the desired outcome of the contract। तो desired outcome क्या है? liquidated damages या penalty नहीं है। by accepting the liquidated damages, the party aggrieved by breach of contract cannot be said to have permitted or tolerated the deviation or non fulfillment of the promise by the other party।
तो अगर कोई पार्टी लिक्विडेटेड डैमेजेस को एक्सेप्ट कर रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी तो सामने वाली पार्टी के ब्रीच को एक्सेप्ट कर ले रही है या टॉलरेट कर ले रही है। Where the amount paid as liquidated damages is an amount paid only to compensate for injury, loss, or damage suffered by the aggrieved party due to breach of the contract, and there is no agreement, express or implied, by the aggrieved party receiving the liquidated damages to refrain from or to tolerate an act or to do anything for the party paying the liquidated damages. In such cases, liquidated damages are merely a flow of money. तो ऐसे केस में ये merely flow of money हो जाते हैं from party who causes breach of contract to the party who suffers loss or damage due to such breach. डोमिनोज से पिज्जा मंगाते समय हमारी इच्छा क्या रहती है कि डोमिनोज 30 मिनट के अंदर अंदर पिज्जा लाए। ये नहीं रहती कि हे भगवान थोड़ा सा लेट हो जाए तो मैं आपसे तो फिर मैं डोमिनोज से पैसे ले लूंगा। ठीक है, सच पेमेंट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एंड आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जा रहे हैं तो क्या वो टैक्सेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। Examples of such cases are damages resulting from damage to property, negligence, piracy, unauthorized use of trade name, copyright, penalties stipulated in a contract for delayed construction of houses, forfeiture of earnest money by a seller in case of breach of an agreement to sell an immovable property by the buyer or by the government or local authority in the event of a successful bidder failing to act as winning the bid for allotment of natural resources. ठीक है, तो इसके लिक्विडेटेड डैमेजेस के एग्जांपल्स क्या हो गए? डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, पायरेसी, unauthorized use of trade name, copyright, penalties stipulated in the contract for delayed construction of houses, forfeiture of earnest money by a seller in case of breach of an agreement to sell an immovable property। तो ये सारे डैमेज, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। The key in such cases is to consider whether the impugned payments constitute consideration for another independent contract, envisaging tolerating an act or a situation, or refraining from doing any act or the situation, or simply doing an act. हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेमेंट आया है क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअली ऐसा था कि क्या मैंने कॉन्ट्रैक्चुअली एंटर किया था, क्या ठीक है आई एम अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या मैं टॉलरेट करूंगा इस चीज को, ऐसा कुछ नहीं था। If the answer is yes, then it constitutes a supply irrespective of by whatever name it is called. Otherwise, it is not a supply. If the payment is merely an event in the course of the performance of the agreement and it does not represent the object as such of the contract, then it cannot be said as then it cannot be considered consideration. इधर देखो, अब ये सारे एग्जांपल्स देखना। On the contrary, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी यहां पर देखो आप, यहां हमने क्या बात की कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं दे आर नॉट अ सप्लाई। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट अ सप्लाई। और मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। ये मैंने बताया कि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। इन एग्जांपल्स को ही शॉर्ट में मैंने यहां पर लिखकर रखा हुआ है। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट अ सप्लाई। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट अ सप्लाई। कौन कौन से? Damage to property, negligence, piracy, unauthorized use of trade name, copyright, etc. Penalty for delayed construction of houses, ये दोनों तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। Forfeiture of advance money, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूंगा, आपने मुझसे कहा कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदोगे। मैंने कहा मैं आपको प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बेचूंगा, आपने मुझे 20 लाख रुपीस एडवांस दे दिया। ठीक है, अब आपका और मेरा अग्रीमेंट हो चुका है। अब आपका और मेरा अग्रीमेंट हो चुका है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचूंगा। आपने कहा आप 1 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी हो और आपने 20 लाख रुपीस मुझे पे भी कर दिए। अब आप एंड मोमेंट पर आते हो और आप मुझसे कहते हो कि नहीं नहीं निशांत भाई, मैं तो प्रॉपर्टी आपको नहीं, मैं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मैंने कहा ठीक है आप मत खरीदो, लेकिन ये जो 20 लाख रुपए मैं वापस नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने जो आपने एडवांस मनी मुझे दिया था उसको मैंने फोरफीट कर लिया। दिस इज फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी। फिर फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय अ बिडर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या हो जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जमीन के अंदर तो बहुत सारा सोना जवाहरा, मतलब सोना और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला वगैरह, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो क्या कोई भी कहीं पर भी खोद के सोना वगैरह ढूंढना शुरू कर सकता है? नहीं, सारी जमीन जो है वो सरकार की है। ठीक है,
जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी सरकार की है। तो अब सरकार को जब आप जमीन से सोना वोना खोदते हो तो आपको सरकार को उसका थोड़ा सा कमीशन देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको कट देना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इस जमीन पर खोद कर सोना इससे निकालना चाहता हूं, ठीक, मैं इस जमीन को खोदकर इससे सोना निकालना चाहता हूं। तो सरकार जो है वो आपको परमिशन देती है और सरकार पूछती है कि बताओ तुम हमें कितना कट दोगे, राइट। तो अब जो बंदा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज खोदने वाले लोग हैं, जिन उनमें से जो भी सबसे ज्यादा बता देगा कि देखो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, सरकार उसको टेंडर दे देगी, सरकार उसको टेंडर दे देगी। अब जब सरकार ने सपोज किसी ए नाम के बंदे को टेंडर दिया, अब ए नाम के बंदे ने सरकार को एक अर्नेस्ट मनी दिया, शुरुआत में दिया कि हाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप जितना भी पैसा कमाऊंगा मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहूंगा और अभी मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं। बाद में उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बाद में उसने कहा कि नहीं अब मैं तो नहीं दूंगा, या बाद में उसने कहा कि नहीं मैं तो खोदना ही नहीं चाहता, ठीक है, बाद में उसने बोल दिया कि मैं तो खुदाई करना ही नहीं चाहता, मेरे तो दूसरा काम मिल गया, मैं तो अड्डा 24/7 में टीचिंग का काम करूंगा, मैं ये जमीन की खुदाई वुदाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब सरकार कह रही है कि ठीक है जो तुमने अर्नेस्ट मनी दिया था वो हम अपने पास रख रहे हैं, वो हम तुमको वापस नहीं कर रहे। तो ये जो फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी हुआ, ये क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो लिक्विडेटेड डैमेज एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई, ठीक है। अब आओ देखो हम लोग यहां पर आते हैं। On the contrary, consider the following examples. A contract may provide that payment by the recipient of goods or services shall be made before a certain date and failure to make payment by the due date shall attract late fee or penalty. होता ही रहता है, ऐसा होता ही रहता है कि हमने सपोज आपसे कह दिया कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर बुक्स नहीं मिली तो जितने भी दिन का डिले होगा उसके उस डिले के बेसिस पर हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है लिखा हुआ हो दैट पेमेंट बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी मेड बिफोर अ सर्टेन डेट। अब ऐसा हो सकता है कि जो भी पेमेंट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि आप मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक पेमेंट दोगे, अगर आपने मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक पेमेंट नहीं दिया तो जितने दिन का भी आप डिले करोगे उतने दिन के लिए मैं आपसे पेनल्टी चार्ज करूंगा, ठीक। इन दी अबव एग्जांपल्स अमाउंट्स पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेट फी, अर्ली टर्मिनेशन वगैरह 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 constitutes consideration for the supply of a facility, namely acceptance of late payment, namely acceptance of late payment। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर किया, यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर किया, सपोज मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपने मुझसे कहा कि सर मैं आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दूंगा। मैंने आपसे कहा कि देखो अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दिया तो जितने दिन का डिले करोगे उतने दिन में हर दिन के लिए 100 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगाऊंगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 100 रुपए की पेनल्टी मैंने आपसे ली है, कैन दिस बी सेड दैट दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर मी टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ। अब आपके मन में आ सकता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले तक तो हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि मैं सामने वाले से ये चाहूंगा कि वो टाइमली पेमेंट दे दे, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि नहीं सर हम तो चाहेंगे कि देर से पेमेंट दे, देर से पेमेंट दे। तो आप बिजनेस माइंडसेट नहीं समझो। बिजनेस में द थिंग इज कि जितनी जल्दी पैसा आएगा उतना ज्यादा आप उस पैसे को और यूज कर पाओगे टू क्रिएट मोर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो जब भी कोई बंदा है वो कह रहा है अपने कस्टमर से कि देख 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दे, नहीं तो पर डे की पेनल्टी लगाऊंगा, तो ऐसा आपके मन में आ सकता है कि सर ये भी तो वही बात होगी कि हम सह नहीं रहे हैं, आई एम चार्जिंग द फाइन और अ पेनल्टी टू नॉट टॉलरेट दिस। ऐसा आपके मन में आ सकता है, ऐसा मेरे भी मन में आया था, तभी मैं आप लोगों को कल से बोल रहा हूं कि इस क्लैरिफिकेशन में कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई होंगी which will seem completely contradictory to what this very clarification says in the beginning। तो इस क्लैरिफिकेशन ने पहले तो कहा कि जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो तो इन द नेचर ऑफ वो तो कॉम्पनसेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है, उसमें कोई इंप्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहां पर लेकिन क्या है, अब यहां पर ये बोला जा सकता है कि चलो ठीक है सर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने 30 दिन के बाद पेमेंट दिया तो हर दिन की 100 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ठीक। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, किसी को लग सकता है कि सर ये सप्लाई होगा, किसी को लग सकता है नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन में लिखा है ये सप्लाई होगा, क्लैरिफिकेशन में लिखा है ये सप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया है जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है, तो मैंने यहां पर इस तरह से बनाया, देखो मैंने लिक्विडेटेड डैमेजेस के सारे केसेस लिख दिए नॉट अ सप्लाई, और जितने भी बाकी केसेस यहां पर दिए हुए थे उन सबको यहां पर लिख दिया नॉट अ सप्लाई। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पूरा,
लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको रिवाइज करना होगा या उससे पहले भी कभी भी अगर आपको रिवाइज करना होगा तो इतना इतना बड़ा बड़ा क्लैरिफिकेशन पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये वाली टेबल रहेगी तो इससे आपके लिए पढ़ के समझ पाना, रिकॉल कर पाना बहुत आसान होगा। और उसके बाद तो देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका कंक्लूजन निकला सप्लाई, अगर आपका कंक्लूजन निकला सप्लाई, तो सिंपली आपको लिखना है कि दिस इज अ पेमेंट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन। ठीक है। और अगर आपका आंसर आ रहा है नॉट अ सप्लाई, तो आप बोलो दिस इज अ पेमेंट नॉट फॉर टॉलरेटिंग एक्ट, दिस इज अ पेमेंट फॉर नॉट टॉलरेटिंग एक्ट और अ सिचुएशन। ठीक है। तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन पूरा पढ़ना जरूरी है, सिर्फ इसको याद करने से काम नहीं चलेगा कि इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा कि कोई भी चीज अगर आप कह रहे हो कि ये सप्लाई है तो वो सप्लाई क्यों है, और अगर कोई चीज आप कह रहे हो कि सप्लाई नहीं है तो वो सप्लाई क्यों नहीं है। ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लैरिफाई करके चलना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने नीचे एक चीज, एक लिस्ट बना दी है सप्लाईज की। तो पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम वेदर व्हेन इट इज एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट आपने पेनल्टी, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया और उस वजह से आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सप्लाई है। इसको हम लोग बोल जाएंगे कि ये सप्लाई है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, A contract for transport of passengers may stipulate that the ticket amount shall be nearly or wholly forfeited if the passenger does not show up. तो ऐसा हो सकता है, सपोज मैंने मेक माई ट्रिप से होटल बुक किया, या मैंने मेक माई ट्रिप से लेट्स से प्लेन का टिकट बुक किया। अब वहां पर प्लेन का टिकट बुक करते समय ऐसा होता है ना कि प्लेन वाले कहते हैं आपसे, या वहां पर आपके पास एक कंडीशन रहती है कि अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर कैंसिल किया, फ्लाइट आपकी 2 दिन बाद है और आपने इन 2 दिनों के बीच में कैंसिल किया, तो पूरा का पूरा पैसा फोरफिट हो जाएगा, आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पर ये बोला गया, यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया कि ये भी दिस इज ऑल्सो एन एक्ट जहां पर एयरलाइंस या ट्रेन वाले टॉलरेट कर रहे हैं। तो अगर टॉलरेट कर रहे हैं तो इसको भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स में स्टिपुलेट दैट द टिकट अमाउंट शैल बी पार्टली और होली फॉरफिटेड इफ द पैसेंजर डज नॉट शो अप। तो यहां पर भी यही वाली बात हो जाएगी, अगर पैसेंजर ने शो अप नहीं किया तो इसका जो टिकट वाला अमाउंट है उसको फोरफिट कर लिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टॉलरेटिंग अ सिचुएशन, दिस इज एन एक्ट ऑफ टॉलरेटिंग अ सिचुएशन। तो इस पर भी जीएसटी लग जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट देखो, A contract for package tour may stipulate forfeiture of security deposit in the event of cancellation of tour by the customer. तो जैसे मेक माई ट्रिप पे आपके टूर प्रोग्राम पैकेजेस होते हैं, तो अगर आपने उस टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए अप्लाई किया, आपने थोड़ा बहुत पैसा पे किया और आपने कहा कि बाकी बाद में पे करेंगे, बाद में आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो इस टूर प्रोग्राम पैकेज पे हो सकता है कि लिखा हुआ हो कि अगर आप इतने दिन के बाद कैंसिल करते हो तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पैसा टूर प्रोग्राम पैकेज वाले अपने पास रखते हैं, इसको भी बोला जाता है कि दिस इज ऑल्सो दैट मनी, ये भी वो वाला पैसा है जो कि आपने टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन करने के लिए, आपने किसी एक्ट और सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए पैसा लिया है, इसलिए इसको भी सप्लाई माना जाएगा, इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, a contract for lease of movable or immovable property may stipulate that the lessee shall not terminate the lease before a certain period, and if he does so, he will have to pay certain amount as early termination fee or penalty. तो अगर मैं कहीं से जमीन को लेता हूं लीज पर, लॉन्ग टर्म लीज पर, तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई मैं 10 साल से पहले इस लीज को कैंसिल नहीं करूंगा, और अगर मैंने 10 साल से पहले इस लीज को कैंसिल कर दिया तो अर्ली टर्मिनेशन के लिए मुझे आपको एक पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पैसा जो आप मुझसे चार्ज करोगे फॉर टॉलरेटिंग माई अर्ली ब्रीच, फॉर टॉलरेटिंग माई अर्ली ब्रीच। तो इसलिए फिर आपके लिए ये भी सप्लाई मान लिया जाएगा, आपको इस पर जीएसटी देना होगा। Some banks similarly charge prepayment penalty if the borrower wishes to repay the loan before the maturity of the loan period. तो इसी तरह से कई सारे बैंक भी, लोन अगर मैंने लिया है, जैसे मेरा कार लोन है, अगर मैं अपने कार लोन का जो भी टेन्योर है, अगर मैं उस कार लोन को पहले पे कर देता हूं, अगर मैं अपने कार लोन को टेन्योर के पहले पे कर देता हूं, तो बैंक मुझसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, प्री पेमेंट चार्जेस वो लेते हैं, तो इसको भी इस पे भी जीएसटी लगेगा, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब देखो क्या लॉजिक दिया है। In the above examples, amounts paid for acceptance the late payment, ठीक है, पहला एग्जांपल ये था, लेट पेमेंट अगर आप करोगे तो उसके बाद पर डे की पेनल्टी लेगी वो अमाउंट, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज फॉर और फॉर प्री पेमेंट ऑफ लोन,
और अमाउंट्स forfeited on cancellation of service by the customer as contemplated by the contract as part of the commercial terms agreed to by the parties constitute consideration for the supply of a facility. तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो भी ये पैसा मिल रहा है ये कंसिडरेशन है किस सप्लाई के लिए, एक फैसिलिटी की सप्लाई के लिए. फैसिलिटी का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ लेट पेमेंट. मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं लेट पेमेंट, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट और प्री पेमेंट ऑफ लोन एंड ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द इंटेंडेड सप्लाई बाय द टूर ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. Therefore, such payments, even though they may be referred to as fine or penalty, are actually payments that amount to consideration for a supply. तो यहां पर ये बोला हुआ है कि तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये तो फाइन है, ये तो पेनल्टी है, लेकिन फिर भी ये क्या है? दिस इज कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई एंड आर सब्जेक्ट टू जीएसटी इन केसेस वेयर सच सप्लाई इज टैक्सेबल. ठीक है. तो अगर मेन सप्लाई आपकी टैक्सेबल होगी तो इसके लिए जो भी ये कॉम्पनसेटरी वाला पैसा आएगा वो भी टैक्सेबल होगा. Since these supplies are ancillary to the principal supply for which the contract is signed, they shall be eligible to be assessed as a principal supply. Naturally, such payments will not be taxable if the principal supply is exempt. ठीक है. मतलब क्या हो गया? अगर मैं जैसे मैंने आपको किताबें बेची, किताबों पर जीएसटी लगता ही नहीं है, किताबों पर जीएसटी लगता नहीं है. अब किताबों पर तो जीएसटी लग नहीं रहा, तो मैंने आपको बहुत सारी किताबें दी, आपने कहा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे. मैंने कहा 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो पर डे मैं आपसे 100 रुपए की पेनल्टी लूंगा. अब आपने ये जो 100 रुपए की पेनल्टी दी, अब ये 100 रुपए की पेनल्टी को क्या मैं टैक्सेबल करूंगा? तो द आंसर इज नो, क्योंकि मेन सप्लाई क्या थी? मेन सप्लाई थी सप्लाई ऑफ बुक्स. मेन सप्लाई थी सप्लाई ऑफ बुक्स. तो ये जो मैं आपसे पेनल्टी ले रहा हूं इस पर भी कौन से रेट से जीएसटी चार्ज होगा? उसी रेट से जीएसटी चार्ज होगा जिस पर मेन सप्लाई चार्जेबल होगी. तो अब अगर मैं आपको किताबें बेच रहा हूं तो किताबें बेचना तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है. अब अगर किताबें बेचने पर आपसे मैं पेनल्टी चार्ज कर रहा हूं तो क्या इस पेनल्टी पर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? द आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि जो मेरी मेन सप्लाई थी जिसकी वजह से पेनल्टी लग रही है वो सप्लाई जीएसटी के रेट से एग्जेम्प्ट है. ठीक है. अगर मान लो मैं कोई और चीज आपको दे रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, जैसे यहां पर पढ़ाने वाली सर्विसेज दे रहा हूं. ठीक. और पढ़ाने वाली सर्विसेज के लिए मैंने आपसे कहा कि देखो मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज दूंगा और आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर अंदर. अगर आपने मुझे फीस नहीं दी तो उसके बाद मैं पर डे आपसे 100 रुपए की पेनल्टी लूंगा. अब आपने 100 रुपए की पेनल्टी भी मुझे दी, लेट्स से आपने 200 रुपए की पेनल्टी मुझे दे दी. अब इस 200 रुपए की पेनल्टी पर किस रेट से जीएसटी लगेगा? उस रेट से जीएसटी लगेगा जिस रेट पर पढ़ाने वाली सर्विसेज पर जीएसटी लगता है. मतलब ये जो पेनल्टी वाला होगा, पेनल्टी पर कौन सा रेट लगेगा? पेनल्टी पर वो वाला रेट लगेगा जिस वजह से वो वाली ओरिजिनल सर्विस पर जिस रेट से जीएसटी ओरिजिनल सर्विस पर लगता है. ठीक है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब देखो ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख रखी हैं कि इनको सप्लाई माना जाएगा. पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम व्हेन इट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, forfeiture of ticket amount for not showing up, forfeiture of security deposit for getting tickets cancelled, early termination of fee of lease, prepayment charges for loan by banks, late fee or penalty for electricity, water, telecommunication, cancellation charges of train tickets या flight tickets. ठीक है. इसको सप्लाई माना जाएगा. राइट. तो इनको सप्लाई माना जाएगा. ये जो बाकी इतनी सारी चीजें इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा. ठीक. आपको क्या करना है? आपको याद करना है कौन सी सर्विस सप्लाई है, कौन सी सर्विस सप्लाई नहीं है. जो सर्विस सप्लाई है वहां पर आपको सप्लाई का लॉजिक देना है, जो सर्विस सप्लाई नहीं है वहां पर आपको नॉन सप्लाई का लॉजिक देना है. ठीक है. ये हो गया. अब आओ, ये तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात हुई. अब हम लोग नेक्स्ट सर्विस के बारे में बात करेंगे, चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी. अब ये जो चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी होता है ये क्या होता है? समझना बात को. सपोज आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे चेक काट कर दिया. ठीक है. अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया, आपने मुझे चेक काट कर उसकी फीस दी. मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया और आपने उसके बदले मुझे चेक काट कर उसकी फीस दी. मैं चेक ले गया, मैंने अपने बैंक में उस चेक को डिपॉजिट किया और वो चेक हो गया डिसऑनर. मतलब उसने बैंक ने बता दिया कि जिस बंदे ने आपको चेक दिया उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं ही नहीं. अब मैं आपसे चेक का पैसा तो लूंगा ही लूंगा, मैं आपसे कुछ पेनल्टी भी लूंगा. इनफैक्ट हो सकता है बैंक भी आपसे ले, तो इसको बोलते हैं चेक डिसऑनर पेनल्टी. अब ये जो पेनल्टी मैंने आपसे ली, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? द सप्लायर वांट्स पेमेंट टू बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड डज नॉट वांट टू द चेक टू बी डिसऑनर्ड. तो यहां पर अब यहां पर क्या चीज है? मैं चाहता हूं कि मेरा चेक टाइमली इशू हो जाए, मेरा चेक टाइमली ऑनर हो जाए. मैं चाहता हूं कि जो मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूं उस पर टाइमली ऑनर हो जाए वो. ठीक है. मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे चेक दो, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मनाता हूं कि अरे यार काश वो चेक डिसऑनर हो जाए, भगवान प्लीज वो चेक डिसऑनर हो जाए, जिससे मैं आप पे चेक डिसऑनर की पेनल्टी लगाता हूं. ठीक है.
तो the original intention is not to charge you the penalty amount. The original intention is to make sure that the check does not get dishonored. The supplier wants payment to be received on time and does not want the check to be dishonored. There is never an implied or express offer or willingness on the part of the supplier that he would tolerate deposit of an invalid, fake or unworthy instrument of payment against consideration in the form of check, dishonor, fine or penalty. The fine or penalty that the supplier or a banker imposes for dishonor of a check is a penalty imposed not for tolerating the act or the situation, but a fine penalty imposed for not tolerating, penalizing and thereby deterring and discouraging such an act or a situation. तो मैं आपसे ये जो लेता हूं, जो चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी मैं आपसे लूंगा, दिस विल बी टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गिविंग मी अ फेक चेक और अ डिसऑनरेबल चेक. Therefore, check dishonor, fine or a penalty is not a consideration for any service and hence not taxable. ठीक है, तो जो चेक डिसऑनर वाली चीज होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है. तो नॉट अ सप्लाई के अंदर मैंने यहां पर दिया हुआ है चेक डिसऑनर, फाइन या पेनल्टी. समझ में आ रही है आप लोगों को ये सारी चीजें? समझ में आ रही है आप लोगों को ये सारी चीजें? यस, परफेक्ट परफेक्ट. आओ आगे चलते हैं. हो गया चेक डिसऑनर वाला. नेक्स्ट देखो, पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज. सरकार जब कानून बनाती है तो क्या चाहती है कि आप कानून फॉलो करो या आप कानून तोड़ो? फॉलो करो. तो जब सरकार आपसे कानून तोड़ने पर आपसे फाइन या पेनल्टी लेती है तो क्या इसको बोल सकते हैं कि सरकार सह रही है, सरकार इज टॉलरेटिंग दिस एक्ट और सिचुएशन, और सरकार आपसे फाइन इसलिए चार्ज करती है जिससे आप डर के मारे लॉज को फॉलो करो? जाहिर सी बात है, लॉज को फॉलो करो. तो जो पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज है, क्या उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे? तो द आंसर इज नो, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. तो देखो, पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज सच एज ट्रैफिक वायलेशंस or for violation of pollution norms or other laws are also not consideration for any supply received and are not taxable. Same is the case with fines, penalties imposed by the mining department of a central or state government or local authority, or discovering mining of excess mineral beyond the permissible limit, or of mining activities in violation of the mining permit. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर मुझे नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करनी है तो मुझे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी. उसमें भी सरकार बताती है कि आप एक दिन में कितनी माइनिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. तो अगर मैं उससे ज्यादा माइनिंग करूंगा तो सरकार मुझ पे पेनल्टी लगाएगी. क्या इस पेनल्टी पर सरकार को जीएसटी भरना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि दिस इज अ पेनल्टी फॉर नॉट टॉलरेटिंग द एक्ट. दिस इज अ पेनल्टी जिससे मैं ये सारी हरकतें ना करूं. लॉज आर नॉट फ्रेम्ड फॉर टॉलरेटिंग देयर वायलेशन. कानून इसलिए नहीं बनता कि उसका वायलेशन टॉलरेट किया जाए. They stipulate penalty not for tolerating violation, but for not tolerating, penalizing and deterring such violations. ठीक है, तो ये पेनल्टी इसलिए नहीं लगती कि आप सरकार उसको टॉलरेट करे, बल्कि पेनल्टी इसलिए लगती है कि सरकार उसको टॉलरेट ना करे, आपको पेनलाइज करे, और आप ऐसे वायलेशंस ना करो. तो आप ऐसे वायलेशंस करो, इस बात को डेटर करे. डेटर करने का मतलब ये कोशिश की जाए कि आप ये प्रॉब्लम्स ना करो. There is no agreement between the government and the violator specifying that the violation should be allowed or permitted against payment of fine or a penalty. मेरा सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मैं ट्रैफिक लाइट तोड़ूंगा, आपको पैसा दूंगा, आप मुझे कुछ मत कहना, समझे? ऐसा कोई मेरा एग्रीमेंट नहीं है. There cannot be such an agreement as violation of law is never a lawful subject or consideration. In short, fines and penalty charged by government or local authority imposed for violation of a statute, bylaws, rules or regulations are not leviable to tax. तो नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, और इसी के अंदर है पेनल्टी फॉर एक्सेस माइनिंग ओवर परमिसिबल लिमिट. ठीक है, पेनल्टी फॉर एक्सेस माइनिंग ओवर परमिसिबल लिमिट. तो कोई भी चीज मैंने यहां पर छोड़ी नहीं है, चार्ट में मैंने सारी चीजों को कवर किया हुआ है. नेक्स्ट आएगा देखो, forfeiture of salary or payment of bond amount in the event the employee leaving the employment before the minimum agreed period. अब यहां पर मुझे आप लोग लॉजिकली बताओ, आप कल को चल के कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, आपके पास कोई इंप्लॉई हायर करोगे आप लोग, और आप उस इंप्लॉई से कहोगे देख भाई तू 1 साल के अंदर अंदर छोड़ के नहीं जाएगा, अगर तू 1 साल के अंदर अंदर छोड़ के गया तो मैं तेरे से इतना सारा पैसा लूंगा. ठीक है, आप मुझे बताओ, डू यू वांट दैट एम्प्लॉय टू लीव विद इन अ ईयर? कॉस्ट नॉट. जब एम्प्लॉई आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो 6 महीना तो उसको ट्रेनिंग में ही लगता है. 6 महीना तो वो ऑफिस का कल्चर समझता है, ऑफिस में चीजें कैसे चलती हैं, ऑफिस में चीजों के चलने के ढंग को समझता है, राइट? और यूजुअली लोग क्या करते हैं, 6 महीने में जॉब छोड़ के जाते रहते हैं. तो कंपनी का पूरा उस पर एफर्ट लगता है उस एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए. एंड वंस दैट एम्प्लॉय इज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, वो एम्प्लॉय चला जाता है, कहते हैं मुझे हाइक मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया.
ठीक। तो अब कंपनीज चाहती हैं कि अगर वो एम्प्लॉइज को हायर करें, उन्हें ट्रेन करें, तो एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी नौकरी छोड़कर ना जाएं। तो इसलिए कंपनी उनसे कहती है कि भाई अगर तू 1 साल से पहले पहले छोड़ कर गया तो तेरे पे इतनी पेनल्टी लगाएंगे। तो क्या ये पेनल्टी वाला अमाउंट अगर किसी एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो खुश है कि हाँ, वो चाहता है कि अरे यार ये चला जाए, ये चला जाए, ये चला जाए? नहीं। तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि this is a payment that the employer is receiving for tolerating this act or a situation? No. In fact, this is also a payment that the employer is receiving for not tolerating, penalizing and deterring such action. Forfeiture of salary or payment of bond amount in the event of the employee leaving the employment before the minimum agreed period. The provisions for forfeiture of salary or recovery of bond amount in the event of the employee leaving the employment before the minimum agreed period are incorporated in the employment contract to discourage non-serious candidates from taking up the employment. तो ये non-serious employees को discourage करने के लिए contract में डाला जाता है. The said amounts are recovered by the employer not as a consideration for tolerating the act of such premature quitting of employment, but as penalties for dissuading the non-serious employees from taking up employment and to discourage and deter such a situation. तो ये इसलिए नहीं डाला जाता है कि इनको पैसा मिलेगा, ये इसलिए डाला जाता है जिससे नॉन सीरियस एम्प्लॉइज इस जॉब के लिए अप्लाई ही ना करें. फर्दर, employee does not get anything in return from the employer against payment of such amounts. एम्प्लॉय को थोड़ी कुछ मिल रहा है, एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय को तो बस पेनल्टी देनी है, एम्प्लॉय को कोई सर्विस थोड़ी मिल रही है. ठीक है. Therefore, such amounts recovered by the employer are not taxable as consideration for the service of agreeing to tolerate an act or a situation. ठीक है. तो इसको नहीं माना जाता. राइट. तो ये वाली चीज मैंने यहां पर भी लिखी है. Forfeiture of salary or payment of bond amount from employee for leaving earlier than the minimum agreed period. Minimum agreed period से पहले अगर छोड़ के चला जाता है तो इस पे जो भी पैसा लगता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है. डन. Late payment surcharge or fee. The facility of accepting late payments with interest or late payment fee, fine or penalty is a facility granted by supplier naturally bundled with the main supply. अब इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल जैसे है कि वोडाफोन का बिल आया. अब वोडाफोन का बिल आया, मैं उसको अगर टाइमली पे नहीं कर पाया तो जितने दिन में डिले करूंगा वो थोड़ा सा उसमें वो लगेगा, इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, लेट पेमेंट फी का इंटरेस्ट लगेगा. ये मान लिया जाता है, ठीक है, ये माना जाता है कि वोडाफोन ये मुझे सर्विस दे रहा है टू टॉलरेट लेट पेमेंट. और क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है, हर टेलीकॉम प्रोवाइडर ऐसा करता ही करता है, हर टेलीकॉम प्रोवाइडर ऐसा करता ही करता है, तो इसलिए जो वोडाफोन को मैं लेट पेमेंट फीस चार्ज करता हूं तो उस पर जीएसटी लगेगा. ठीक है. अगर मैं वोडाफोन को या एयरटेल को लेट पेमेंट देता हूं तो उस पर जीएसटी लगेगा. The facility of accepting late payments with interest or late payment fee, fine or a penalty is a facility granted by supplier naturally bundled with the main supply. It is not uncommon or unnatural for customers to sometimes miss the last date of the payment of electricity, water, telecommunication services, etc. Almost all service providers across the world provide the facility of accepting late payments with the late fine or penalty. Even if this service is described as a service of tolerating the act of late payment, it is an ancillary supply naturally bundled and supplied in conjunction with the principal supply and therefore should be assessed as the principal supply. तो जिस रेट पर वोडाफोन के बिल पर जीएसटी लगेगा उसी रेट पर जो मैं लेट फी पे करूंगा उस पर भी जीएसटी लगेगा. Since it is an ancillary to and naturally bundled with the principal supply, such as of electricity, water, telecommunication, cooking, gas, insurance, etc., it should be assessed at the same rate as the principal supply. However, the same cannot be said of check dishonor, fine or a penalty as discussed earlier. लेकिन check dishonor में ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पर देखो, ये लेट फी और पेनल्टी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन सप्लाई. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर आप लेट फी या पेनल्टी दे रहे हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा. फाइनल है हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस फॉर पावर. तो अब यहां पर क्या होता है, आपके घरों में जो बिजली आती है उसमें दो टाइप से आपके चार्जेस लगते हैं. एक होता है फिक्स्ड चार्जेस, एक होते हैं वेरिएबल चार्जेस. फिक्स्ड चार्जेस मतलब होते हैं, देखो, मिनिमम आपको महीने का 200 रुपए तो देना ही पड़ेगा. सपोज एग्जांपल ले रहा हूं कि महीने का आपको सपोज 200 रुपए तो देना ही पड़ेगा और पर यूनिट प्राइस है लेट्स से 15 रुपए. 15 रुपए पर यूनिट बिजली का प्राइस है. तो जितनी भी यूनिट्स आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे आपको 15 रुपीज पर यूनिट के बेसिस पर बिल देना पड़ेगा. ठीक है. पेमेंट करना पड़ेगा. राइट. लेकिन 200 रुपए तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा.
₹200 तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो जस्ट अज्यूमिंग कि अगर आपने किसी महीने लेट्स से सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, लेट्स से आपने किसी महीने सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो आइडियली आपका पेमेंट बनता 15 इंटू 10 यानी 150 रुपीज। आइडियली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट बनता वो बनता 150 रुपीज, लेकिन क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि देखो फिक्स्ड चार्जेस हैं 200 रुपीज, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आपको 200 रुपीज देना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, आपने कंज्यूम कितना किया? आपने कंज्यूम किया 10 यूनिट्स, ठीक है, आपने कंज्यूम किया 10 यूनिट्स, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फिक्स चार्जेस के चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपसे 200 रुपए लिए। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले रहा है, इसका क्या होगा? क्या इसको भी जीएसटी में, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? द प्राइस चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय द पावर जनरेटिंग कंपनीज फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स from individual customers has two components, namely a minimum fixed charge or a capacity charge and a variable per unit charge. The fact that the minimum fixed charges remain the same whether electricity is consumed or not, or is scheduled or consumed below the contracted or available capacity or a minimum threshold, does not mean that minimum fixed charge or part of a charge is for tolerating the act or for tolerating the act of not scheduling or consuming the minimum on the contracted or available capacity for a minimum threshold और minimum threshold। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये 50 रुपए के एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सह रहा है कि आपने कम यूज किया, तो इस सहने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे 50 रुपए ले रहे हैं, ऐसे नहीं बोला जाएगा। Both the components of the price, the minimum fixed charges and the capacity charges and the variable energy charges are charged for the sale of electricity and are thus not taxable as electricity is exempt from GST। बहरहाल मतलब सिर्फ इतना हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो फिक्स्ड चार्जेस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर जो फिक्स्ड चार्जेस लगते हैं, अगर वो आपके कंजम्पशन से कम है, तो जितना भी कम है उसको टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन नहीं बोला जाएगा, वो सिंपली सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है, ठीक है। उसमें जीएसटी का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग आगे चलकर एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट देयर इज नो जीएसटी ऑन इट, ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट देयर इज नो जीएसटी ऑन इट। नेक्स्ट आता है आपका कैंसलेशन चार्जेस, ठीक है, कैंसलेशन चार्जेस। अब देखो यहां पर क्या है, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन और ये लंबा है, ठीक है। कैंसलेशन चार्जेस देखो, it is a common business practice for suppliers of services such as hotel accommodation, tour and travel, transportation, etc. to provide the facility of cancellation of the intended supplies with a certain time period on payment of cancellation fee, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है कि मेक माई डिलीवरी के थ्रू, सॉरी मेक माई ट्रिप के थ्रू अगर मैंने कोई फ्लाइट बुक की, तो मैं अगर लेट्स से महीने भर के अंदर अंदर उसको कैंसिल कर दे रहा हूं, तो फिर इंडिगो थोड़े से कैंसिलेशन चार्जेस लेगा, बाकी पैसा आपको वापस दे देगा। तो ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है। Cancellation fee can be considered as a charges for the costs involved in making arrangements for the intended supply and the costs involved in cancellation of the supply, such as in cancellation of reserved tickets by Indian Railways। तो ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो कैंसलेशन चार्जेस है, वो कैंसलेशन चार्जेस किस पर्पज से लिए हैं? वो इस पर्पज से लिए कि जितनी भी इनकी कॉस्ट लगी आपका रिजर्वेशन कराने का फैसिलिटेट करने में। अब मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू जाकर अगर फ्लाइट बुक कर रहा हूं, तो मेक माई ट्रिप का भी एक पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का थोड़ा सा पार्ट में यूज करूंगा और उस इकोसिस्टम की कुछ कॉस्ट है, राइट। तो उसी कॉस्ट को उन लोगों ने रिकवर किया। हम ये बोलेंगे कि मेक माई ट्रिप ने उसी कॉस्ट को वो किया, उसी कॉस्ट को रिकवर किया। सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड टूर कॉन्स्टिट्यूट अ बंडल ऑफ सर्विसेज। तो अब देखो, अभी हम लोग आगे चलकर कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वाला पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल बंडलिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी यहां पर बात की हुई है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना खाने जाते हो, तो वहां पर आपको सिर्फ सर्विस नहीं दी जाती, आपको सिर्फ फूड नहीं दिया जाता, लेकिन वो सर्विस नेचुरली बंडल्ड होती है। सिर्फ और सिर्फ सर्विस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फूड से भी काम नहीं चलेगा। इफ यू गो टू अ प्रॉपर रेस्टोरेंट, यू वुड नीड बोथ द सर्विसेज, यू वुड नीड अ सर्विस ऑफ यू वुड नीड सर्विस कंपोनेंट आल्सो एंड यू वुड नीड अ फूड कंपोनेंट आल्सो, ठीक है। सर्विस कंपोनेंट भी लगेगा और उसमें आपका फूड कंपोनेंट भी लगेगा।
तो अब यहां पर ये बोला जा रहा है, तो ऐसी सर्विसेज को, ऐसी एक्टिविटीज को बंडल्ड सर्विसेज कहते हैं या बंडल्ड सप्लाईज कहते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा सप्लाईज मिक्स होकर आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे रेस्टोरेंट में दो या दो से ज्यादा सप्लाईज मिक्स होकर आपको दी जा रही हैं। इनफैक्ट ये जो ऑनलाइन कोचिंग है, यहां पर भी आपको दो या दो से ज्यादा सप्लाईज मिक्स होकर दी जा रही हैं, क्योंकि यहां पर आपको एजुकेशन सर्विसेज मिल रही हैं और यहां पर आपको बुक्स मिल रही हैं, राइट। तो यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है और यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी है। डन, ओके। यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है और यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी है। डन हो गई बात, ठीक। तो अब इसी तरह से यहां पर बोला जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज होती हैं वो भी बंडल ऑफ सर्विसेज होती हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने अगर ट्रेन का टिकट लिया तो हम लोगों का जो सर्विस हमें मिल रही है वो सिर्फ ट्रेन के ट्रैवल की सर्विसेज मिल रही है। दैट इज नॉट करेक्ट। हम लोगों की जो सर्विस, जो सप्लाईज हम लोगों को मिलती हैं वो बंडल होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आईआरसीटीसी के ऊपर जाकर ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, ये एक सप्लाई है कि ऑनलाइन में टिकट बुक कर पा रहा हूं, तो ये फैसिलिटेशन गवर्नमेंट दे रही है कि आईआरसीटीसी के थ्रू जाकर आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उसके बाद जब मेरी ट्रेन आएगी तो वो रेलवे स्टेशन पे आएगी। अब रेलवे स्टेशन पे पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कायदे से, जहां पर लाइट पंखे चलता रहता है, जहां पर पूरी सफाई होती रहती है, जहां पर शॉप्स हैं जिन पर मैं खरीद सकता हूं, जहां पर टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, जहां पर प्रॉपर वेटिंग रूम्स है, राइट। तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है दैट इज नॉट जस्ट limited to a train taking me from one place to another place. That includes all of these services. ऑनलाइन टिकट बुकिंग फैसिलिटी, अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो कैंसिलेशन फैसिलिटी, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीजें मुझे मिल रही है वो वाली फैसिलिटी, जहां से फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द मोमेंट आई बुक द टिकट टिल द टाइम आई गेट डाउन एट माई डेस्टिनेशन, ये सर्विसेज मुझे मिलती रहती है। ठीक है, ये सर्विसेज मुझे मिलती रहती हैं, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। देखो, the transportation service for instance starts with booking of the ticket and lasts at least till the exit of the passenger from the destination terminal. ठीक है, तो बुकिंग ऑफ द टिकट से ये सर्विसेज स्टार्ट होती हैं और जब तक मैं वहां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता तब तक ये सर्विसेज चलती रहती हैं। All the services such as making available an online portal or convenient booking counters with basic facilities at transportation terminal or in the city to reserve the seats and issue tickets for reserved seats much in advance of the travel, giving preferred seats with or without extra cost, lounge, waiting room facilities at the airport, railway stations, bus terminals, provision of basic necessities such as soap and other toiletries in the washrooms, clean drinking water in the waiting area, form part and parcel of the transportation service. They constitute the various elements of the passenger transportation service as a composite supply. ठीक है, the facilitation service of allowing cancellation against payment of cancellation charges is also a natural part of this bundle. तो ये भी एक natural part हो जाता है। It is invariably supplied by all the suppliers of passenger transportation service as naturally bundled and in conjunction with the principal supply of transporting in the ordinary course of business. Therefore, facilitation supply of allowing cancellation of an intended supply against payment of cancellation fee or retention or forfeiture or part of a part or whole of consideration or security deposit in such case should be assessed as the principal supply. ठीक है, तो जो भी कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं वो आपके प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पर ही टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जांपल, cancellation charges of railway tickets for a class would attract GST at the same rate as applicable to the class of the travel. That is 5% GST on the first class or air conditioned coach ticket and nil for other classes such as second or sleeper class. ठीक है, तो अब अगर मैंने कोई फर्स्ट एसी का टिकट बुक किया था उस पर 5% के रेट से जीएसटी लगता है। फर्स्ट एसी के टिकट को मैं कैंसिल करूंगा, जो भी कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे उन कैंसिलेशन चार्जेस पर भी 5% का जीएसटी लगेगा। अगर मैंने स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया था तो वो एग्जेम्प्ट है। स्लीपर क्लास को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो जो कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे उस पर भी कोई जीएसटी नहीं पड़ेगा, वो जीएसटी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Accordingly, the amount forfeited in the case of non-refundable ticket for air travel or security deposit or earnest money forfeited in the case of the customer failing to avail the travel, tour operator or hotel accommodation service or such other intended supplies should be assessed at the same rate as applicable to the service contract, say air transport or tour operator service or other such services. However, as discussed earlier, forfeiture of the earnest money by a seller in the case of a breach of an agreement to sell an immovable property by the buyer or such forfeiture by the government or local authority in the event of a successful bidder failing to act after winning the bid for allotment of natural resources is a mere flow of money as the buyer or the successful bidder does not get anything in return for such forfeiture of the earnest money. लेकिन यहां पर इसने बोला है कि देखो इस वाले कैंसिलेशन चार्जेस पे तो जीएसटी लगेगा,
राइट। जिस रेट से जीएसटी आपकी ओरिजिनल सप्लाई पर लग रहा था उसी रेट से जीएसटी आपका इस कैंसिलेशन चार्जेस पर भी लगेगा। लेकिन हाँ, जो हमने पहले बात की थी कि अगर मैं आपसे, आपने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदोगे, आपने मुझे 20 लाख रुपए एडवांस दिया और मैंने उस एडवांस को फोरफीट कर लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे मैं नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग के लिए मैंने बिड प्लेस की कि सरकार मैं करूंगा, और फिर बाद में मैं बोलूंगा नहीं नहीं सरकार मैं तो अड्डा 24/7 में पढ़ाऊंगा, मैं ये खुदाई वुदाई का काम नहीं करूंगा, और सरकार ने अर्नेस्ट मनी को फोरफीट कर लिया, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा था शुरुआत से, कल से मैं यही बता रहा था आपको कि ये वाली चीजें थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है कि कहां पर सप्लाई माना जाएगा, कहां पर सप्लाई नहीं माना जाएगा। अलग अलग सेम चीज, सेम टाइप की दिखने वाली चीजों के अलग अलग से लॉजिक्स बताए हुए हैं। जहां पर मूड कर रहा है सप्लाई बोल दे रहे, जहां मूड कर रहा है सप्लाई नहीं बोल दे रहे। इसीलिए ये वाला चार्ट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। Forfeiture of earnest money is stipulated in such cases not as a consideration for tolerating the breach of the contract, but as a compensation for the losses suffered and as a penalty for discouraging non-serious buyers or bidders. इस वाले पॉइंट के लिए such payments being merely flow of money are not a consideration for any supply and are not taxable. तो ये KLM मिले हुए पेमेंट्स है, ठीक है। अब इसकी जो भी समरी थी मैंने यहाँ पर चार्ट में तो आप लोगों को दी हुई है। चार्ट एक्चुअली मैंने बाद में बनाया था, बुक में मैं पहले ही इस तरह से लिख चुका था कि agreeing to the obligation to refrain from an act, उसके एग्जांपल्स, agreeing to the obligation to tolerate an act or a situation, उसके एग्जांपल्स और उसके केसेस। अब यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस, नो सप्लाई, ठीक है। तो ये है लिक्विडेटेड डैमेजेस, इनमें ये दीज आर नो सप्लाईज। ये चेक डिसऑनर, फाइन या पेनल्टी, नो सप्लाई। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, नो सप्लाई। पेनल्टी फॉर एक्सेस माइनिंग ओवर परमिसिबल लिमिट, नो सप्लाई। Forfeiture of salary or payment of bond amount from employee for leaving earlier than the minimum period, no supply. Fixed charges for electricity, since electricity exempt, there's no GST on it. Following are considered a supply. Following are considered as supply. Penalty for not making the payment on time when it is as per contract. Forfeiture of ticket amount for not showing up. Forfeiture of security deposit for getting tickets cancelled. Early termination fee of lease. Prepayment charges for loans by banks. Late fee or penalty for electricity, water, telecommunication. Cancellation charges of train tickets, flight tickets. ठीक है। अब agreeing to the obligation to do an act के example, factory agreeing to install zero emission equipment, ये चीजें हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का शेड्यूल 2 का पैरा 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। शेड्यूल 2 का पैरा 5 आप लोगों का क्लियर हो गया। पैरा 5 से रिलेटेड जितना भी वो सारी चीजें थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन शेड्यूल 2 में पैरा 6 है, सॉरी एक ये भी है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और गुड्स फॉर एनी पर्पस ऑफ कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। खैर ये तो हो ही गया था कि मैं अगर आपको अधिकार दे रहा हूं, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। शेड्यूल 2 में एक पैरा 6 है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर अब स्टार्ट होने जा रही हैं। शेड्यूल 2 के अंदर एक पैरा 6 है, वो बताता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। देखो रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में तो मैं बहुत टाइम से बात कर ही रहा था कि प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, जो खाना वाना आपको मिल रहा है वो क्या है, वो एंसिलरी सप्लाई है, ठीक है, वो एंसिलरी सप्लाई है। लेकिन मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और इसलिए यहां पर शेड्यूल 2 के पैरा 6 में लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। सबसे ज्यादा लिटिगेशंस ना इन दोनों केसेस में ही आते थे, एक तो रेस्टोरेंट सर्विसेज में आते थे और दूसरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आते थे। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि सुनिए आप मेरे लिए मकान कंस्ट्रक्ट कर दीजिए और जो भी मटेरियल वगैरह लगेगा वो भी आप ही ले लीजिए। अब यहां पर पंगा हुआ था यहां पर पंगा हुआ था कि यहां पर अगर आप मुझे ये वाली सप्लाई कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन की सप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर दो चीजें आएंगी। एक तो आप लेबर वाली सप्लाई करोगे मुझे कि आप मेरे लिए मकान कंस्ट्रक्ट करवा कर दोगे, और दूसरा पंगा यहां पर जो आएगा वो ये आएगा कि आप तो मुझे मटेरियल भी लगाओगे ना। अब अगर आप मेरे लिए घर कंस्ट्रक्ट करोगे तो सीमेंट, बालू, मट्टी वट्टी ये सब आएगी ना चीजें। तो यहां पर भी बहुत वो था, कंफ्यूजन होता था कि ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स है या ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है। तो जाहिर सी बात है यार, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मैं सिर्फ मिट्टी, सीमेंट, बालू वगैरह खरीद के क्या मैं अपना मकान खुद बना सकता हूं? नहीं। तो मैं आपके पास क्यों आ रहा हूं? प्राइमरीली फॉर योर सर्विसेज। अब जाहिर सी बात है उस सर्विस को सप्लाई करने के लिए आपको इन गुड्स की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। बिना इन गुड्स के आप कैसे मुझे वो सर्विस सप्लाई कर सकते हो? तो दिस वाज कंप्लीट कॉमन सेंस कि दिस शुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस।
ठीक है, लेकिन नहीं, पहले लिटिगेशंस होते थे, अब सरकार ने बोल दिया कि नहीं, इट हैज टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सरकार ने बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, आई होप ये वाली बात एकदम क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ये रेस्टोरेंट सर्विसेज है बी। ठीक है, पहले तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, altering or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract. और ये दूसरा जो है रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब देखो रेस्टोरेंट सर्विसेज को इन्होंने कितना घुमा फिरा के रखा है। ठीक है, मशीन की डेफिनेशन बता दी है, 3 इडियट्स, किसी चतुर रामालिंगम ने लिखी होगी है। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस or in any other manner whatsoever of goods, supply of services and goods being food, goods कौन से वाले goods, being food or any other article for human consumption, खाना या any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption where such supply or services for cash, deferred payment or any other valuable consideration। ठीक है, तो यहां पर ये रेस्टोरेंट सर्विसेज को लिखने का अनोखा स्टाइल, कैजुअल स्टाइल है कि यहां पर हम लोग बोलेंगे रेस्टोरेंट सर्विसेज, डायरेक्टली नहीं लिख सकते रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसको लिखेंगे सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वगैरह वगैरह। द आंसर इज कि इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जा रहा है। ठीक है, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। अब सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हो गया पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 7 भी एक होता था पहले। ठीक है, पहला पैरा नंबर 7 भी एक होता था काफी पहले। वो कहता था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, पैरा 7 भी था एक पहले, वो कहता था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जैसे आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो गए, वो अगर अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बात क्या की थी कि आरडब्ल्यूए ने अपने मेंबर्स से कहा कि चलो तुम सबके बिजली का बिल में हम लोग पे कराते, तुम थोड़ा सा फीस हम लोगों को दे दो, तो ये होंगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान देना, जो शेड्यूल 2 है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें कल से हम लोग उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। राइट, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पैरा 7 होता था। पैरा 7 ने कहा था कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू इट्स मेंबर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दिस वोंट बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज सप्लाई कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, तो इसको हम नाम देंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। क्या ये बात एकदम क्लियरली कॉमन सेंस वाली ऑब्वियस सी बात है? क्या ये ऑब्वियस सी बात है? यस, इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट, अब मेरी बात जरा आगे सुनना, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। लोगों ने बोलना शुरू किया कि व्हाट इफ अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई करने लगे फॉर अ कंसिडरेशन, तो यार कॉमन सेंस नहीं है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे? कॉमन सेंस नहीं है कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे? ऑफ कोर्स ना। तो लोगों ने कहा कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर अपने मेंबर्स को कुछ गुड्स बेच रही है फॉर अ कंसिडरेशन, तो इस पर तो जीएसटी ही नहीं लगेगा, इस पर तो जीएसटी ही नहीं लगेगा, ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया। आपको कितना लग रहा है लोगों की बातों में कितना दम था? और लोगों ने इस चीज को यहां पर लिखा कि क्योंकि शेड्यूल 2 में कहीं पर भी गुड्स के बारे में मेंशन नहीं है, शेड्यूल 2 का पैरा 7 सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, देखो गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि देखो गुड्स के बारे में तो बात ही नहीं की, अगर गुड्स के बारे में बात नहीं की तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है? यहां पर सरकार खिसी आ गई। सरकार सारी चीजें आराम से झेलती रहती है और नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस इशू कर करके चीजों को संभालती रहती है। यहां सरकार खिसी आ गई और सरकार ने खिसियाकर पैरा नंबर 7 को कंप्लीटली कर दिया ओमिट। सरकार ने खिसियाकर पैरा नंबर 7 को कंप्लीटली कर दिया ओमिट और एक सेक्शन 7(1) के अंदर
सेक्शन डबल ए इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 7(1) AA, ठीक है, और यहां पर सेक्शन 7(1) AA इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओहो, कहां गया? ऐसा मत करो यार। ये देखो, ये है सेक्शन 7(1) AA, सेक्शन 7(1) AA, ठीक है। तो सरकार ने पैरा 7 को कंप्लीटली हटा दिया और एक सेक्शन 7(1) AA इंट्रोड्यूस किया। We'll study it in a while. We'll study in a little while about Schedule 2. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, क्योंकि किताब में मैंने सीक्वेंशियली दिया हुआ है, इसलिए यहां पर मैंने ऐसा लिखा है, We will study in a little while. आपको जब मैंने पढ़ाया तो मैंने 7(1) AA छुटवा दिया था, ठीक है। देखो, Schedule 2 contains a list of such supplies which have been disputed under the previous laws as to whether they should be considered a supply of goods or supply of services. In Schedule 2, these supplies are mentioned followed by whether they would be considered as a supply of goods or supply of services under the GST law. Earlier, in Schedule 2, there was a para 7 which said, supply of goods by an unincorporated association or a body of persons to member thereof for cash, deferred payments or other valuable consideration is considered supply of goods. चलो, मैंने गलत बता दिया आपको, मैंने supply of services का बताया था, यहाँ पर supply of goods लिखा हुआ था, तो जो litigation आया था वो supply of services से related litigation आ गया था। I am sorry, ठीक है, but the logic remains the same. मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि पैरा 7 में लिखा हुआ था सप्लाई ऑफ सर्विसेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, लेकिन एक्चुअली पैरा 7 में लिखा हुआ था सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो जो लिटिगेशन आया था, जो लोगों ने बवाल मचाना शुरू किया था, वो उन लोगों ने कहा था कि अरे इसमें सर्विसेज के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो सरकार खिसिया के सरकार ने ये किया था। देखो, we can see that it specifically talked about supply of goods by an unincorporated association or a body of persons to a member. There was an ambiguity regarding the provision of services by an unincorporated association or a body of persons to a member. ठीक है, सर्विसेज को लेकर एम्बिग्यूटी थी। Para 7 of Schedule 2 did not talk about the provision of services at all. Therefore, there was a confusion as to whether supply of services by an unincorporated association or a body of persons to its member is treated as a supply or not. ठीक है, तो ये confusion था। To remove this ambiguity, a new clause AA was inserted in section 7(1) which says that the term supply includes, अब देखो 7(1) क्या बात करता था, 7(1) बात करता था सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स में क्या आएगा, A, all forms of supply of goods or services or both made whether made or agreed to be made for a consideration by a person for a consideration in the course or furtherance of business. इसने क्या कहा, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसने क्या कहा, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन। अब ये यहां पर AA आ गया, इसने क्या कहा, सप्लाई इंक्लूड्स एनी सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस और बॉडीज टू देयर मेंबर्स वेदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एनी सप्लाई by unincorporated associations or bodies to their members whether goods or services। लेकिन इसको लॉ में लिखा कैसे गया वो पढ़ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आओ पढ़वाता हूं। To remove this ambiguity, a new clause AA was inserted in section 7(1) which says that the term supply includes the activities or transactions। ध्यान से पढ़ना, क्या लॉ ने खिसिया के लिखा हुआ है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस by a person other than an individual, by a person other than an individual, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी और पर्सन, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ गया, to its members or constituents और vice versa। चाहे कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को दे, चाहे वाइस वर्सा हो, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये बात आ गई, बात यहां कंप्लीट नहीं हुई। अब आगे देखो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, खिसिया के लिखा है, खिसिया के लिखा है, वो अगली लाइन से प्रूव होता है।
it has also been clarified that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such place to another. One such place to another. अब यहां पर क्या हुआ, यहां लिखा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अरे आरडब्ल्यूए बन ही अपने मेंबर्स से रही है, आरडब्ल्यूए और मेंबर्स अलग अलग थोड़ी हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो अपने मेंबर से ही तो बन रही है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अलग चीज है और उसके मेंबर्स अलग चीज हैं, ये दोनों तो सेम ही है। और देखिए पुराने कितने सारे लॉज ने तो ये लिखा भी हुआ है कि ये दोनों के दोनों सेम है। तो जीएसटी लॉ ने कहा कि ऐसा ही सुनो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग मतलब जो भी कहीं भी किसी भी और लॉ में लिखा है उसको हम ओवर रूल करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है ओवर रूलिंग। ओवर रूलिंग का मतलब ऐसा है तुम चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं मान रहे, ठीक है, तुम्हारी बात हम नहीं मान रहे। नॉटविथस्टैंडिंग, तो नॉटविथस्टैंडिंग आई एम नॉट स्टैंडिंग विद यू, तो दैट इज अ दैट इज द मतलब वो वाली चीजें होती हैं कि अगर नॉटविथस्टैंडिंग का आप संधि विच्छेद करोगे तो नॉट विद स्टैंडिंग, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद यू, ठीक है। भले ही लॉ कह रहा है कि अरे ये दोनों तो सेम है, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद दैट लॉ, मैं नहीं मान रहा उस लॉ को। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, चाहे किसी भी और लॉ में कुछ छव लिखा हो उसको हम ओवर रूल कर रहे हैं। और ओवर रूल करके ये बता रहे हैं, मतलब चाहे किसी भी और लॉ में कुछ भी लिखा हो, चाहे किसी और जजमेंट ने कुछ भी कहा हो, किसी भी और डिक्री ने या कोर्ट के ऑर्डर ने या ट्रिब्यूनल ने या अथॉरिटी ने, किसी भी ने कहीं से भी कुछ भी तुम ले आओ, हम उस सारी चीज को ओवर रूल कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो पर्सन होगा, मतलब अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और जो उसके मेंबर्स होंगे, इनको दो सेपरेट पर्संस माना जाएगा, इनको दो सेपरेट पर्संस माना जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको माना जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई की जा रही है। Consequently, para 7 of Schedule 2 has now been omitted. और para 7 of Schedule 2 को completely omit कर दिया गया है। To sum up, the situation now is that whether an unincorporated association or a body of persons supplies any goods such as air conditioners or services such as payment of their electricity bills, it is treated as a supply. ठीक है, तो examine the following cases and determine whether the transaction mentioned is a supply or not. Resident Welfare Association of Sanskriti Society supplies air conditioners to the members at concessional prices. तो क्या होता है कि सोसाइटी में सभी लोगों को एसी चाहिए, तो यहाँ पर आरडब्ल्यूए ने कहा कि अरे हमारी उस एसी वाले से बात हो गई है, हम बल्क में एसी खरीदेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम पैसा हमें दे दो, ठीक है, और क्योंकि हम आपको डिस्काउंट दिलवा रहे हैं तो इसके लिए कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी हमें दे दो, राइट। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स बिल्कुल चलेगा, दिस इज अ सप्लाई। A resident welfare association collects maintenance charges from its members for services provided, तो definitely this is also a supply. This is a supply of services. ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों का क्या क्या हो गया। सेक्शन 7 में हम लोगों का सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया और सबसेक्शन 1A भी हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। सबसेक्शन 1A भी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग जब मंडे को मिलेंगे तो हम सबसेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम उन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।